देखिए, अगर आप ये चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम से पहले हमारे जो नंबर हैं साइंस के हों या फिर किसी भी सब्जेक्ट के हों वो बेस्ट आए, यानी 95 प्लस आएँ या 90 प्लस आएँ या 85 प्लस आएँ, तो भाई साहब इसके लिए ना आप सभी लोगों को कुछ तैयार करके जाना पड़ेगा। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक को बेसिकली मैं पोस्टमार्टम यानी एक एक चीज़ उसका समझा रहा हूँ कि उस प्रश्न में यानी उस टॉपिक में भाई साहब प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, उस टॉपिक से आपको क्या क्या तैयार करना है और उस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी लोगों के लिए मैं उन सभी चीज़ों को लिख के लाया हूं जिससे कि आप मात्र एक वीडियो को देखो और सब कुछ आपको क्लियर हो जाए, आपको ज़्यादा अलग अलग वीडियो की देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो फिलहाल मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ और ऐसी वीडियो को अगर आप देखते हो तो आप सभी लोग डेफिनेटली साइंस हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में ईजिली 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस की एक नई वीडियो में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो कि फरवरी में आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 होने वाले हैं। ठीक है, तो भैया बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप सभी लोगों के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से ही करा दिए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, आज का जो ये हमारा क्वेश्चन है ये एक पूरा संपूर्ण टॉपिक है जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो टॉपिक आपको मैंने पहले बताया कि टॉपिक हम लोगों का श्वसन, अब इस श्वसन टॉपिक का हम लोग करने वाले हैं पोस्टमार्टम, यानी भैया इस पूरे टॉपिक का हम लोग देखेंगे और पूरा निपटारा करेंगे। इस श्वसन से बनने वाला हर क्वेश्चन जानेंगे जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, और आपको बताएंगे कि श्वसन टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो श्वसन क्या है। ठीक है, इसके और भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आपको श्वसन की परिभाषा मिलेगी, श्वसन के प्रकार मिलेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है, उसको भी आपको समझाया जाएगा, और लास्ट में आपको ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के बारे में डिफरेंस भी समझाया जाएगा और श्वासोच्छ्वास और श्वसन के बीच में भी अंतर समझाया जाएगा। ठीक है, तो यानी इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद में आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। ठीक है, इस पूरी कंप्लीट वीडियो को आपको एंड तक देखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए है, नोट्स यानी इस पूरी जो ये प्रिंट आउट है इसका अगर आपको नोट्स चाहिए है भैया, तो आपको सिंपल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करना है और कुछ मनी आपको पे कर देना है। ठीक है, आपको ये बहुत कम मनी दे करके ये पूरा प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि श्वसन आखिर में होता क्या है। यानी भैया जो ये हमारा श्वसन है ये आखिर क्या है। ठीक है, श्वसन है क्या आखिर में, आखिर श्वसन क्या है बायोलॉजी में क्लास 10th की। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए हेडिंग पड़ी हुई है श्वसन क्या है भैया। तो देखिए श्वसन भैया समझ सकते हो, ये भी शोषण लिखा हुआ तो यहाँ पर श्वसन कर देता हूँ मैं। ठीक है, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो देखिए श्वसन होता क्या है। तो देखिए सभी जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं, ठीक है क्रियो लिखा हुआ है, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर क्योंकि जो हमारे यहाँ प्रिंटिंग मास्टर हैं जो इसको लिखते हैं वो थोड़े नए नवेले हैं। ठीक है, तो सभी जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और वह है, ठीक है आगे देखते हैं, और फिर यहाँ पर देखिए आप लोग की कह रहा है कि और वह है सौर ऊर्जा। यानी सभी जीव जंतु जो होते हैं, ठीक है मतलब जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर उपस्थित हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए मेरा भाई क्या ज़रूरत होती है, जीवन जीने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हारी नहीं होगा तो हरे पादप, ठीक है हरे पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, हरे पेड़ पौधे, उसी को हरे पादप कहा गया है। तो हरे पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज के अंगों में, ठीक है रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंद करते हैं। ठीक है, और सभी पादप जंतुओं के लिए यह प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत है जिन्हें यह भोजन के रूप में खाते हैं। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है जो हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है पेड़ पौधे हो गए जितने भी पेड़ पौधे, अभी आपको मैंने एक अगला टॉपिक समझाया था अगली वीडियो में प्रकाश संश्लेषण, उसी तरीके से तो जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है इनको सौर ऊर्जा यानी प्रकाश के
जरूरत होती, प्रकाश की ऊर्जा की जरूरत होती। यदि प्रकाश नहीं होता है तो भैया जो ये पेड़ पौधे होते हैं इनको क्या होता है, भोजन के नहीं मिल पाता है। जैसे हम लोगों के लिए भोजन क्या हुआ, आपका पानी हो गया, खाना हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गई। तो उसी तरीके से पेड़ पौधों के लिए प्रकाश जो होता है वो एक साधन होता है सौर ऊर्जा मतलब भोजन का। यदि ये ना हो तो ये जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी ये पेड़ पौधे खत्म हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताएंगे शोषण के, शोषण नहीं होगा यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर शोषण लिखा हुआ है आपको प्रिंट आउट में वहाँ शोषण आपको कर लेना है, ठीक है, वहाँ आपको शोषण कर लेना भैया, ठीक है। तो ये शोषण आपका हो जाएगा। तो शोषण के परिभाषा को देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखिए हेडिंग लगाइए शोषण की डेफिनेशन, और उसमें आप लिखेंगे सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को शोषण नहीं भाई साहब, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, और ग्लूकोज से संबंधित ऊर्जा धीमी गति से विभिन्न पदों में मुक्त होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका के अंदर एटीपी नामक अणु में, अणु नहीं होगा तो यहाँ लिख लीजिए अणु, एटीपी नामक अणु में संग्रहित कर लिया जाता है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये वाला टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पूरे टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है भाई साहब कि भैया शोषण की डेफिनेशन क्या होती है, शोषण के प्रकार क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों का है, ठीक है। फिलहाल आगे हम बात करते हैं शोषण के प्रकार की। तो शोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, डेफिनेशन आपने समझ ली। अब आपको समझना है शोषण के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे डियर स्टूडेंट कि शोषण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। शोषण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है शोषण का तरीका ऑक्सी शोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय शोषण, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा तरीका होता है माय डियर, वो होता है अनॉक्सी शोषण। क्या होता है? अनॉक्सी शोषण। ये देखिए शोषण लिखा हुआ तो यहाँ आप शोषण कर लेंगे, ठीक है, शोषण। तो अनॉक्सी शोषण, इसको हम लोग अवायवीय शोषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अवायवीय शोषण भी बोलते हैं। तो चलिए अब आपको बताने वाले हैं कि आपको ऑक्सी शोषण क्या होता है। यानी डियर स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं फिलहाल कि हमारा ऑक्सी शोषण क्या होता है, और ऑक्सी शोषण में क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। और देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इससे रिलेटेड ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण से रिलेटेड यहाँ पर आपके जिस भी टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे सब कुछ आपको बताया जाएगा। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग ऑक्सी शोषण। क्या हेडिंग लगाएंगे? ऑक्सी शोषण। और इसमें देखिए क्या सभी लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए लिखेंगे आप लोग एकदम अच्छे से लिखेंगे, बहुत ही सरल भाषा में, कि मनुष्य व अधिकांश जीव, यानी मनुष्य और अधिकांश जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके शोषण नहीं होगा, शोषण होगा। जहां जहां पर आपको शोषण दिख रहा है वहां शोषण कर लेंगे, ठीक है, अगली बार से मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। मनुष्य व अधिकांश जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण भैया इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस क्षण को या फिर इस श्वसन को, ठीक है, इस श्वसन को हम लोग कहते हैं ऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखोगे कि इस प्रकार के श्वसन में भोज्य पदार्थ के पूर्ण अपचयन से क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है उसके पूर्ण अपचयन के फलस्वरूप, जिसको हम लोग अपचयन को क्या बोलते हैं भाई, अपचयन का दूसरा नाम कह लो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। यानी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब ऑक्सीकरण करवाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होते हैं तथा ऊर्जा भी मुक्त होती है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सी श्वसन। अब भैया अब ऑक्सी श्वसन के बारे में आपको हो गया नॉलेज कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है। ये मतलब बेसिकली अगर मैं एक बात बताऊं तो ये भैया प्रकाश की मतलब कि ये जो होती है ऑक्सीजन की होने वाली क्रिया है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। इसी वजह से इसको हम लोग मतलब ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या स्पेशल है, इसमें स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज यानी C6H12O6, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको,
C6H12O6 जो कि हमारा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप हमको जल मिलता है। और क्या क्या मिलता है भाई? जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो ये तो हो गया ऑक्सीशोषण। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी सी आज जानकारी और देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित कहाँ पर होती है? तो भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक, आगे देखिए, श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ में प्रश्न पूछा जा सकता है इतने से। ठीक है, कि भैया जो यह क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। आगे देखिए, श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका ऊर्जा भी कहते हैं, इसको कोशिका ऊर्जा भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक, तो इतना सभी कुछ आपको लिख लेना है ऑक्सीशोषण में। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग लगेगा वो होगा अनॉक्सीशोषण और अवायवीय शोषण। चलिए भाई साहब, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने हेडिंग लगा लिया होगा, अनॉक्सी या अवायवीय शोषण। हाँ, तो अवायवीय शोषण होगा ये। ठीक है, वायवीय तो एक प्रकार से वो हमारा था। ठीक है, ये हमारा अवायवीय शोषण होगा। ठीक, अवायवीय कर लीजिए इसको। चलिए, इसमें आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ एकदम अच्छे से, आपको क्या क्या इसमें लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ अन्य जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे कुछ जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन, जीव जंतु नहीं कहूँगा मैं, केवल जीव कहूँगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया को करते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने के कारण इसे हम लोग अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर कि इस प्रकार के ऑक्सीकरण में क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। यहाँ पर देखिए, वहां पर आप लोगों ने देख रहे थे कि ऑक्सीकरण हो रहा था यानी अपचयन हो रहा था, लेकिन इस क्रिया में, अनॉक्सीकरण की क्रिया में यानी अनॉक्सी श्वसन में भाई साहब जो ग्लूकोज है यानी C6H12 हमारा है, उसका क्या हो रहा है? उसका उपचयन हो रहा है, अपचयन की जगह उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो उपचयन होता है इस कारण, या फिर कह सकते हो इसी कारण, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणुओं वाले 6 कार्बन परमाणु वाले अणु का, ठीक है, अणु का विखंडन 3 कार्बन परमाणु वाले देखिए अब यहाँ पर पायरुवेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको पायरुवेट लिख लेना है, पायरुवेट। ठीक है, तो पायरुवेट कर लीजिए। ठीक है, 3 कार्बन परमाणु वाले पायरुवेट में होता है और इसके आपको लिखना है आगे इसके बाद में हाँ देखिए यहाँ पर इसके पश्चात पायरुवेट का, ठीक है, यहाँ पर पायरुवेट कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, पायरुवेट, तो पायरुवेट कुछ इस तरीके से लिखेगा। तो इसके पश्चात पायरुवेट का विखंडन एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। इसमें केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये हो गया आप सभी लोगों का अनॉक्सी श्वसन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अनॉक्सी श्वसन की रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन की आप लोगों को ये रिएक्शन दे रखी है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये क्या है, तो ये आप लोगों का है ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आप लोगों का है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्लूकोज का हो रहा है यहाँ पर उपचयन, ग्लूकोज का उपचयन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर C2H5OH यानी यहाँ पर आप लोगों को एथेनॉल प्राप्त हो रहा है, यानी 2 अणु एथेनॉल के प्राप्त हो रहे हैं। ये आपका एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है, ये आपका एथेनॉल है। तो 2 अणु एथेनॉल के प्राप्त हो रहे हैं आप सभी लोगों को, और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हो रहा है आप सभी लोगों का किसका, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण, जिसको हम लोग उपचयन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीशोषण पूरी तरीके से, अनऑक्सीशोषण माफ करिए, पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ ऑक्सीशोषण भी समाप्त हो चुका है और अनऑक्सीशोषण भी समाप्त हो चुका है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाएंगे, चलिए उसकी बात करते हैं। चलिए इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट जो हेडिंग लगानी है वो है हीमोग्लोबिन का श्वसन, लिख लीजिए,
श्वसन, हीमोग्लोबिन का श्वसन की क्रिया में महत्व, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है इसका आपको श्वसन की क्रिया में महत्व क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए लिखना प्रारंभ कर दीजिए आप लोग यहाँ से एकदम अच्छे से। ठीक है, यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, लिखेंगे भैया सॉरी यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का लौहयुक्त प्रोटीन है। क्या है? लौहयुक्त प्रोटीन है और इसका निर्माण लौहयुक्त वर्णक हीम, देखिए एक लौहयुक्त वर्णक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो आप लोगों का ये हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये एक लौहयुक्त क्या है? वर्णक है। ठीक है, तो ये एक लौहयुक्त वर्णक है जिसका निर्माण जो होता है किससे होता है? हिम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। ठीक है, इतना समझ में आप सभी लोगों को। तो इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो हिम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है कि कुछ अपृष्ठवंशी जंतुओं के रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन खुला रहता है, जैसे कछुए में सभी पृष्ठवंशियों में यह लाल रुधिर कणिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है स्टार्टिंग में। इसके बाद आपको और लिखना है कि हीमोग्लोबिन वायु की ऑक्सीजन से मिल करके, यानी जो वायुमंडल में जो O2 पाई जाती है, यानी ऑक्सीजन जो पाई जाती है पूरे वायुमंडल में भाई, ये हीमोग्लोबिन उससे मिल करके एक अस्थाई यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त द्वारा शरीर के ऊतक में पहुंचता है और ऊतक में ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? आगे देखते हैं, विखंडित हो जाता है। चलिए बात करते हैं फिलहाल आगे इसकी। तो आगे देखते हैं जैसे कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है कि यह विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, अतः हीमोग्लोबिन श्वसन में सहायक करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि प्रश्न कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, वो आप सभी लोगों का यहाँ से पूछा जाता है। देखिए कि हीमोग्लोबिन का, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है इसका श्वसन की क्रिया में महत्व क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को यहाँ से तैयार कर लेना है कि हीमोग्लोबिन का श्वसन की क्रिया में महत्व क्या होता है। इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है भाई साहब श्वसन की परिभाषा। दूसरा प्रश्न श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार और क्या क्या होते हैं, तो ये एक साथ ही पूछ लिया जाता है। तो श्वसन की परिभाषा लिखिए और श्वसन के प्रकार के बारे में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये हो गया दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो तीसरे टाइप का जो प्रश्न है आप सभी लोगों का वो यहाँ से पूछा जाता है कि ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर। तो ये तीसरे टाइप का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद में जो चौथे टाइप का जो प्रश्न बनता है वो बनता है यहाँ से भाई साहब की श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन प्रक्रिया में अंतर बताइए। तो अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर, क्योंकि यहाँ देखिए आप लोग ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनऑक्सी श्वसन क्या होता है पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब आपको इसके बारे में हम अंतर बताते हैं। देखिए अंतर में आपको कुछ नहीं करना कि जो भी यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं एज इट इज आपको तैयार कर लेनी है। जैसे पहला देखिए अंतर दे रखा है, आप बाकायदा लिख लेंगे ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, वायु श्वसन कहते हैं, इसको अवायु श्वसन कहते हैं, यानी ये जो क्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर आप लोग ऑक्सी श्वसन में कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऑक्सी श्वसन में आप लोग कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या होता है, CO2 व जल बनता है। यहाँ पर देखिए पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, एल्कोहल यानी जिसको हम लोग एथेनॉल बोल रहे थे, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं या फिर अल्कोहल बोलते हैं या फिर एथिल अल्कोहल बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, ये बनता है और साथ में CO2 आदि बनते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट इसका। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो तीसरा पॉइंट ऑक्सी श्वसन का है कि सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है। मतलब कि ये जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यानी जो ऑक्सी श्वसन, यानी जो ये ऑक्सी श्वसन होता है हम लोग भी करते हैं, सभी के सभी जो भी, अगर मैं बात करूं जो भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, ठीक है, जितने भी जानवर प्राणी, जितने भी आपके जो भी हैं जंगल में रहने वाले हर जगह, वो सभी ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं, यानी ऑक्सी श्वसन करते हैं। ठीक है, अनऑक्सी श्वसन की बात करें भैया इसी पॉइंट में तीसरे में, तो लिखना है कि केवल कुछ पौधे
और जंतुओं या उनके विशेष ऊतकों में ये होता है। मतलब कुछ ऐसे प्राणी, मतलब कुछ ऐसे अपवाद जंतु पाए जाते हैं जिसमें ये अनॉक्सी श्वसन होता है। बेसिकली ऑक्सी जो श्वसन होता है वो हर एक प्राणी जीव में पाया जाता है। चलिए 4 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ग्लाइकोलिसिस, ये देखिए ग्लाइकोलिसिस लिखा हुआ है, को छोड़ करके सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। अभी मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी बताया, ठीक है। फिलहाल आगे देखिए सभी क्रियाएं कोशिका द्रव में होती हैं। 5वां नंबर लिखेंगे ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है। कितनी मात्रा में? तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है ऑक्सी श्वसन में। इसमें आप लिखोगे ऊर्जा बहुत कम मात्रा में मुक्त होती है, केवल 21 से 24 किलो कैलोरी में, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें आप लिखेंगे 6 नंबर कि एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। यानी एक अणु यानी इस क्रिया में एक अणु जो ग्लूकोज होता है उससे 38 अणु एटीपी प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक अणु ग्लूकोज से केवल 2 अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये अधिक मात्रा में ऊर्जा इसमें संग्रहित होती है और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा जो होती नहीं संचित होती है। यही कारण होता है कि ग्लूकोज में इसमें एटीपी अणु में ऊर्जा प्राप्त होती है और इसमें केवल 2 अणु एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर। चलिए अब आपको हम बताने वाले हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर। चलिए तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग जो कि हमारी है श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में या फिर श्वसन प्रक्रिया में अंतर। अब देखिए श्वासोच्छ्वास और श्वसन प्रक्रिया में अंतर आपको मैं बता देता हूँ। एक बात, मैं श्वासोच्छ्वास आपको मैंने अभी तक नहीं बताया हुआ है कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है, लेकिन मैं अभी आपको जब इसका अंतर समझाऊंगा तो वहीं पर मैं आपको श्वासोच्छ्वास को भी समझा दूंगा। चलिए तो सबसे पहले आपको मैं श्वासोच्छ्वास की परिभाषा बताऊंगा और इसके बाद में इसके जो अंतर है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे श्वासोच्छ्वास की परिभाषा और उसमें देखिए आपको क्या लिखना है कि वायुमंडल की शुद्ध वायु को फेफड़ों में पहुंचाने तथा अशुद्ध वायु को फेफड़े से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी बेसिकली मैं अगर बताऊं तो श्वासोच्छ्वास एकदम अलग प्रक्रिया है। ये मतलब बताता है कि आखिर में जो श्वसन होता है वो किस तरीके से होता है और जो श्वसन होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखो वायुमंडल की जो शुद्ध वायु होती है, ठीक है, फेफड़ों में पहुँचाना और अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना जो होता है वो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। बहुत आसान एकदम है, ठीक है। और इस क्रिया में बाहरी वायुमंडल एवं फेफड़े के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। भाई वो तो होता ही होता है, O2 आती है और CO2 जाती है। यानी भाई O2 जो होती है ये आती है और जो CO2 जो होती है ना ये बाहर निकलती है। तो इसका क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अब हम बताने वाले हैं श्वासोच्छ्वास और श्वसन प्रक्रिया का अंतर। और देखिए ये वाला 5 नंबर आप लोग क्वेश्चन डाल लीजिए कि श्वासोच्छ्वास की डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। चलिए अब इसके अंतर की बात करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट हेडिंग लगा लीजिए आप लोग श्वासोच्छ्वास और श्वसन प्रक्रिया में अंतर। तो यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट और इसका देखिए सबसे पहला पॉइंट। तो अगर मैं श्वासोच्छ्वास की बात करता हूँ तो देखिए यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है, ठीक है। बिल्कुल ये क्रिया कहाँ पर होती है, कोशिका के बाहर में होती है, पहला पॉइंट। श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, तो यह क्रिया कोशिका द्रव, 2 चीजें पढ़ी थी, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, तो दोनों बताएंगे हम लोग कि यह क्रिया कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके बाद अगर श्वासोच्छ्वास की बात करें तो देखिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह केवल भौतिक क्रिया है। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया ये भौतिक क्रिया है जिसमें हम लोग गैसों का आना और जाना की बात करते हैं, ठीक है। तो यह केवल भौतिक क्रिया है, इसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है तथा CO2 शरीर के बाहर निकाली जाती है, बिल्कुल। और यह जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। आगे बात करें तो तीसरा नंबर की इस क्रिया में विकरों की आवश्यकता नहीं होती और इस क्रिया में एंजाइम्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकरों बोलते हैं, एंजाइम्स मतलब आप इंग्लिश में कहेंगे तो इसमें आपका एंजाइम की आवश्यकता होती है। 4 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ श्वासोच्छ्वास में तो यह क्रिया केवल श्वसन अंगों में ही होती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यह क्रिया संपूर्ण शरीर में होती है। अगला देखिए इसके बाद
5 नंबर श्वासोच्छ्वास और 5 नंबर श्वसन। तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती और इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बेसिकली इस तरीके से ये कुछ पॉइंट बना करके आपको श्वासोच्छ्वास और श्वसन प्रक्रिया में अंतर लिखना है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को आपको क्या करना है, प्यारा सा लाइक करना है। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। मिलेंगे आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।